Good evening. Today we start with the advanced financial management and अभी जो न्यू सिलेबस में जो हमारा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको इंस्टीट्यूट ने 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ा सा एक आइडिया भी दे दिया है कि हाउ द मार्क्स विल बी एलोकेटेड इन द पेपर। तो जो हमारा सेगमेंट 1 है उसका जो उन्होंने वेटेज दिया है दैट इज 8 to 15% ऑफ द टोटल पेपर। एंड यहाँ पे जो उन्होंने सेगमेंट 1 दिया है इसमें हमारे को उन्होंने जो टॉपिक्स दिए हैं दैट इज फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। देन द second chapter is the risk management and the third topic is advanced capital budgeting decisions. So ये जो तीन टॉपिक्स हैं इनका अप्रोक्सीमेट वेट इन द सिलेबस दे हैव गिवन 8 to 15% लगभग वो पूछेंगे। ये इसमें से कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिकल है, सो मोस्ट प्रोबेबली अगर कैपिटल बजटिंग सिलेबस में है तो उसमें से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। एंड व्हेन दे आर सेइंग 8 to 15%, सो पेपर इज ऑफ 116 मार्क्स टोटल। मतलब एक ऑप्शन को सिलेबस में मतलब एक ऑप्शन पेपर में एक ऑप्शन को अगर कंसीडर कर लें तो जो टोटल पेपर है वो 116 मार्क्स का आ रहा है। सो अराउंड 10 to 20 मार्क्स विल बी फ्रॉम दिस। सो उसमें से एक कैपिटल एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही। अब वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा कि 12 मार्क्स का होगा, उस पर डिपेंड करेगा दैट हाउ द अदर मार्क्स विल बी देयर। जो फाइनेंशियल पॉलिसी कैपिटल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है दिस इज थियोरेटिकल एंड हियर दिस रिस्क मैनेजमेंट ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल। ठीक है, सो इसमें से एक टॉपिक प्रैक्टिकल आ गया एंड दो थियरी हैं। एंड वन थिंग, दीज आर द अप्रोक्सीमेट वेट्स गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट पे एग्जैक्ट भरोसा नहीं कर सकते कि जो उन्होंने दिया हुआ है कि इतने से इतना पूछेंगे, ये मैं नहीं बता रहा, ये इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग दे हैव गिवन कि इतना लगभग वेट रहेगा इसमें। ठीक है, देन नाउ आफ्टर दिस जो इसमें जो हमारा फाइनेंशियल एक एक करके टॉपिक्स भी डिस्कस करते चलते हैं इसमें। नाउ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। एक्चुअल में यही जो सब टॉपिक था अर्लियर दिस सब्जेक्ट, मतलब एएफएम से पहले इसका नाम एसएफएम था, एसएफएम से पहले इसका इस टॉपिक का नाम माफा था। सो माफा से जब उन्होंने एसएफएम इसका नाम चेंज किया तो ये जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये टॉपिक ये टॉपिक दिस इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको इंक्लूड करा तो उन्होंने सब्जेक्ट का नाम बदल के माफा से एसएफएम किया था। दिस इज थियोरेटिकल टॉपिक। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो पढ़ेंगे इसमें दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, मतलब स्ट्रेटेजी क्या होती है एंड जो हमारा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है हाउ दैट डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क इज देयर। देन फिर इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा इंटरमीडिएट में भी था, मतलब पीसीसी आईपीसीसी लेवल पे भी था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब वहां पे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था वो सिर्फ वो मैनेजमेंट पार्ट वाला हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था। बट हियर व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास इस सिलेबस में जो है मतलब हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जो हमारा एएफएम के साथ में है, तो वो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक है, सो यहाँ पे लिंकेजेस कैसे होंगी उसकी दैट वी विल बी डिस्कसिंग। फिर उसके बाद में हमारा बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स हमने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा था इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इटसेल्फ कि एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारे कितने ऑब्जेक्टिव हैं, वी आर हैविंग 2 ऑब्जेक्टिव्स।
वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड अनदर इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस भी बोल सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक, अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कोई भी हुआ, वेदर इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ऑब्वियसली हम क्या सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। एंड एज ए शेयर होल्डर, लुक, वी आर, अब हम जहां पे हमारी पोजीशन है, जब हम एसएफएम पढ़ या एएफएम पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो पोजीशन है, दैट पोजीशन इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैनेजर। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर वाली हमारी पोजीशन है। तो उस केस में हम किसके लिए सोच रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर कंपनी। अब क्या हो गया, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जब भी वो इन्वेस्ट करता है, वो क्या सोचता है कि बिजनेस में जो हमारी कंपनी है इसको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वी कैन टेक अ डिसीजन जहां पे हमारी कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, अच्छा, मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, बट क्या वो हाई ग्रोथ सस्टेन रहेगी, दैट ऑल्सो मैटर्स। बहुत सारी कंपनीज, इफ यू सी स्टार्टअप्स में स्पेशली, इफ यू सी कि क्या होता है, कंपनी आती है, एकदम से दिखाई देता है कि एकदम उसके वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ बढ़ रही है, एंड सडनली इट कोलैप्सेस। क्यों हो गया ऐसा? बिकॉज वो ग्रोथ तो था, बट वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं था जिसको हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकें। सो ये सारी की सारी चीजें, अब ये जो हमारा आ गया, ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में। मतलब एज ए कॉर्पोरेट हमारे को कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए और हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले सकें और अपने बिजनेस में एक ग्रोथ लेके आ सकें। एंड इसमें से नॉर्मली क्या होता है, एक थियरी क्वेश्चन आता है, एंड वो थियरी क्वेश्चन डिपेंड करेगा, मतलब 3 to 5 मार्क्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में, एएफएम के सिलेबस में, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन, ये चैप्टर ही नहीं, इसके अलावा भी दूसरे चैप्टर्स में हमारा रिस्क मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, हम रिस्क मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे पढ़ेंगे, हम इसके बाद के जो टॉपिक्स आने वाले हैं पोर्टफोलियो में पढ़ेंगे, हम रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे, हम रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स में भी पढ़ेंगे, एंड रिस्क मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द बॉन्ड्स चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट मैक्सिमम इसमें जो हमारा कंसेप्ट जो आएगा, दैट थियोरेटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। रिमेंबर वन थिंग कि रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में इज अ सेपरेट कोर्स। ठीक है, एंड आज की डेट में बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है एज अ रिस्क मैनेजर। ठीक है, एंड सेपरेट कोर्सेज हैं रिस्क मैनेजमेंट के हमारे। ठीक, एंड वन थिंग विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, कि जितने भी हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे या पढ़ने जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स के साथ में, मतलब इस सब्जेक्ट के साथ में दिक्कत क्या है कि एवरी टॉपिक इज अ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। खाली अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, एवरी टॉपिक इज अ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इटसेल्फ। सो क्या हो जाता है यहाँ पे कि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, एंड हम कितनी डेप्थ तक जाना है, ऑब्वियसली हमारे को क्या है कि टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी आर गिविंग द एग्जाम इन मे, तो मई के लिए हमारे पास में टाइम अभी बहुत थोड़ा सा बचा है। सो इनपुट आउटपुट दैट ऑल्सो शुड मैच। ठीक है, सो हमारे को वो सारी की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग कि हमारी रिस्क कितने टाइप की होती हैं, रिस्क बहुत तरीके की होती हैं, हम अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके के रिस्क और उसके मैनेजमेंट भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अब किसी भी बिजनेस में बहुत तरीके की रिस्क हो सकती है। एक कंपनी विच इज इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, सो उनके लिए एक जो रिस्क हमारी आने वाली है वो क्या होगी, दैट विल बी फॉरेन करेंसी रिस्क। अगर मैं बैंक्स की बात करूं, तो बैंक्स के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, दैट इज
द इंटरेस्ट रिस्क। अगर एक कंपनी इफ इट इज इन द इन्वेस्टमेंट में, मतलब अगर हम बात करें कि एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, सो म्यूचुअल फंड के लिए जो रिस्क होगी दैट विल बी द मार्केट रिलेटेड रिस्क, कि मार्केट अगर क्रैश कर गया तो उनके लिए। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, हमारे को आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ रिस्क दैट इज फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डिपेंड करेगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क एंड दोज रिस्क मे बी लिंक टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो। ठीक है, अब अगर सपोज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है विच इज मैन्युफैक्चरिंग लिकर, ठीक है, वाइन मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट अगर बैन कर देती है तो क्या होगा, उनका तो बिजनेस पे इम्पैक्ट आ ही जाएगा ना। एक स्टेट ने भी बैन कर दिया तो दे विल बी हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेस। ठीक है, देन फिर उसके बाद में जो हमारे लिए जो मेन है रिस्क, और भी तरीके की होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो रिस्क में एक पॉलिटिकल रिस्क भी आती है कि सरकार अगर बदल गई तो भी उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट हमारा जो यहाँ पे एएफएम में जो हमारा मेन फोकस है वो किस चीज पे है, वो है फाइनेंशियल रिस्क पे। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी, जब हमने एफएम पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा था। ठीक है, so जो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज अगर रिकॉल कर पाओ, तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज ये क्या थी, ये ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ये क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर सपोज आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट, अगर मैं रेस्टोरेंट रन कर रहा हूं तो मेरे लिए जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट जो आती है वो रेंटल आता है। ठीक है, फिर रिमेंबर, और क्या होता है कि नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा महंगी प्रॉपर्टीज पे अक्सर लोकेटेड होता है। मतलब अगर अच्छा, मतलब अगर हम फाइन डाइन की बात करें तो वो उसकी लोकेशन क्या होगी, वो अच्छी ही लोकेशन होगी, रेंटल्स आर ऑल्सो क्वाइट हाई। एंड ड्यूरिंग कोविड जब लॉकडाउन हुए तो उसके बाद में हुआ क्या कि उस टाइम तक एकदम से ये लोग अडेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इनका तो फाइन डाइन था, कस्टमर्स आते थे और वहीं पे ही खा के जा रहे थे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो थे वो सस्टेन ही नहीं कर पाए, बंद हो गए। ठीक है, क्यों, उसमें लोग अगर कस्टमर कम आ रहा है, एम्प्लॉय की कम, मतलब मेरे पास में 4 शेफ है, एक ही शेफ की जरूरत, मैं 3 को निकाल सकता हूं, बट रेंट कैसे खत्म कर दूं, रेंट खत्म नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो क्या होता है कि जो मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इट जनरेट्स रिस्क, इट क्रिएट्स रिस्क, और ये हमारी रिस्क कौन सी है, ऑपरेटिंग रिस्क है। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल रिस्क भी आई। व्हाट इज आवर फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्यों अराइज होगी, इट विल अराइज बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क आ गया, जो भी हमारी रिस्क है। मतलब रिमेंबर वन थिंग, किसी भी बिजनेस में जो रिस्क अराइज होती है, दैट रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ, मोस्टली बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट है तो हमारी रिस्क होगी, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो हमारी रिस्क नहीं होगी। देन अब इसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर में आता है, जिसपे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, दैट इज द वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, सो वैल्यू एट रिस्क का कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, एंड यही एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे जो हमारा आएगा वो थियोरेटिकल आएगा। देन अब मतलब वैल्यू एट रिस्क का कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोस्टली इट इज विद द इन्वेस्टमेंट कंपनीज। जब हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं तो कितना अमाउंट मेरा रिस्क पे है, जो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें से मेरा कितना अमाउंट रिस्क पे है, जितना जो मेरा लॉस हो सकता है, दैट इज व्हाट वी कंप्यूट इज द वैल्यू एट रिस्क। देन अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। अब क्या है कि रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद में हमारे को उसे मैनेज करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हमारे हो सकते हैं, उन मेथड्स को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, देन सो हमारा जो सेगमेंट 1 था,
जो हमारा सेगमेंट 1 था विच इज हैविंग अ वेटेज ऑफ 8 to 15%, उसमें से 2 चैप्टर्स हमारे हो गए, वन इज द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये और रिस्क मैनेजमेंट। देन द थर्ड वन इज द एडवांस कैपिटल बजटिंग एंड द प्रोसेसेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, इंटरमीडिएट में हमारा कैपिटल बजटिंग है, उसमें हम बेसिक कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो एडवांस कैपिटल बजटिंग उसमें रहेगा। ठीक है, सो उसमें जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड है कैपिटल बजटिंग में, उसमें क्या आता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग इज व्हाट, बेसिकली इट इज अ बजट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं उसका हम बजट बनाते हैं कि ये हमारे को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड अब यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं कहीं, सो आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी इकोनॉमीज अगर तुम देखोगे, लाइक श्रीलंका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, या फिर इवन अगर हम पाकिस्तान की भी सिचुएशन देखें, सो इन्फ्लेशन रेट 50% 60% है। ठीक है, सो अब जो मैं पैसा लगा दे रहा हूं वो मैंने आज की वैल्यू पे लगाया, और जो मेरे को रिटर्न्स मिल रहे हैं वो क्या है, वो उस जो मेरे को करेंसी मिल रही है उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज बेसिकली मोर मनी चेजिंग लेस गुड्स। और जो हमारा इन्फ्लेशन अराइज होता है, अभी डिस्कस भी करेंगे वो, तो जब हमारा ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे भी आएगा। इसके साथ में जो हमारा एक चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, बॉन्ड्स का, उसमें भी हम उसको इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। सो इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली मोर मनी चेजिंग लेस गुड्स, मतलब पैसा ज्यादा है गुड्स कम है। ठीक है, अगर हम देखें से फॉर एग्जांपल तुम यूएस में कुछ भी लेने जाओगे, कुछ भी काम करवाओगे, $10 से कम का कुछ नहीं मिला। ठीक, मेरे को अगर सपोज अगर मेरे को अपने पेन में रिफिल चेंज करनी नहीं आती है और मैं कहीं ले जाके बोलूँ उसको कि रिफिल इसमें चेंज करके दे दो, तो वो मेरे से लगभग मतलब कम से कम $10 तो लेगा ही। ठीक, सो वहां पे अगर अब मैं आर्ली रेट देखूं तो जो लेबर है उसका जो वहां के मिनिमम वेजेस हैं वो अराउंड $15 पर आवर से शुरुआत होती है। ठीक है, $15 पर आवर से मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में तो $20 पर आवर है। ठीक, तो वहां पे डॉलर में पैसा ज्यादा। अब अगर मैं उसको यहाँ पे कन्वर्ट करूं, सो क्या हो गया, $15 अगर 80 के रेट से भी कन्वर्ट किया मैंने तो कितना हो गया, अराउंड 1200 रुपीज आ गया पर डे का, एक आवर का, नॉट डे। ठीक है, सो $15 1200 पर आवर। और अगर किसी ने 10 घंटे हिंदुस्तानी तो करते हैं, सो 12,000 रुपए वो एक दिन में लेके जाएगा ना। ठीक, तो वहां पे जो एक हफ्ते की या एक 10 दिन की उसकी सैलरी होगी वो कितनी हो गई, लगभग 1,20,000 हो गई। तो यहाँ पास होने के बाद में, सीए फाइनल क्लियर करने के बाद में भी सबको नहीं मिल रही है उतनी सैलरी तो। ठीक है, सब क्या है, अब पैसा ज्यादा है तो उसके हिसाब से महंगाई भी ज्यादा होगी ना। ठीक है, सो व्हाट इज हियर इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो इन्फ्लेशन से फर्क पड़ता है, स्पेशली जो बाहर की कंपनी यहाँ पे आके पैसा लगा रही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो। ठीक है, सो वो जो डॉलर लेके आए थे उसमें आज की डेट में सपोज 80 रुपीज का रेट है। ठीक है, सो वो जो डॉलर $1 लाख लेके आया तो उसमें 80 लाख रुपीज आ गए उसको। अब जब वो वापस लेके जा रहा, सपोज यही डॉलर का रेट कितना हो गया, 100 हो गया, तो क्या होगा कि जब वो पैसा लेके जाएगा तो जो रुपए हैं उसको जब वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो उसे कम डॉलर्स मिलेंगे, तो उसका नुकसान हो गया। सो क्या है, ये जो इन्फ्लेशन है इट इंपैक्ट्स आवर डिसीजन। इज इट क्लियर? इवन पूरी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस में। गॉट इट? देन इसके बाद में चेंज इन टेक्नोलॉजी। लुक,
अभी क्या कैसा हो रहा है, वी आर एक्चुअली इन टू द एज ऑफ एआई। ठीक है, अब एआई आ गया 23 से ऑफिशियली एआई आ गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। एंड व्हाट हैपेंस हियर कि अभी बहुत सारे काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, एंड वन थिंग रिमेंबर, जो आर्ट लोग हमारे को, कई लोगों के मन में परसेप्शन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्चुअल में वो वैसे इंटेलिजेंट ही होगा। एक्चुअल में वो इंटेलिजेंट है नहीं। उसको क्या है कि बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करवा दिया गया है, और उसको मतलब जैसे होता है ना, बचपन में बच्चों को याद करा दिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ठीक है, बच्चा जो है दिन रात लगा हुआ है याद करने में। अब उसके बाद में जब वो एग्जाम देने जाता है 100 आउट ऑफ 100 लेके आता है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसको बहुत सारी चीजें मालूम है। सेम थिंग इज डन विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसको इतना सारा डेटा उस सिस्टम को सिखा दिया गया है, और उस पे क्वेरीज का आंसर देना भी सिखाया गया है उस सिस्टम को। ठीक है, सो अब व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि अब जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अब मैंने आज की डेट में एक इन्वेस्टमेंट किया, वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, या तो वो प्रोडक्ट ही ऑब्सलीट हो जाएगा, या उस प्रोडक्ट को बनाने का एफिशिएंट तरीका हमारे पास आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नोकिया क्यों बंद हो गया, एक टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ठीक है, क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी आई और नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया। सिमिलरली कोडैक दुनिया की सबसे बड़ी फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि आज की डेट में अब जो डिजिटल कैमरेज आ गए, फोटो फिल्म की जरूरत ही नहीं है। एंड आई वॉज रीडिंग समवेयर, आई एम नॉट श्योर कि वो आर्टिकल सही था, दुनिया का जो सबसे पहला डिजिटल कैमरा जिस कंपनी ने बनाया था वो कोडैक ही थी। उन्होंने ही पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, एंड वो उन्होंने लॉन्च नहीं किया क्योंकि उनका बिजनेस अफेक्ट हो जाता, क्योंकि कैमरा रोल्स की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, एंड वही जो डिजिटल कैमरा था उसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने चेंज करना नहीं चाहा, इसलिए वो कंपनी खत्म हो गई। सो क्या हो गया? टेक्नोलॉजी, मेरा इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी बदलती है तो मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये जब हम कैपिटल डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे को ये भी ध्यान में रख के हमारे को सोचना चाहिए। ठीक है, देन फिर इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम पहले भी बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट में भी। दिस इज वन ऑफ द रिस्क दैट वी आर हैविंग, कि एक कंपनी है उसमें रिस्क हो सकती है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, अभी गुजरात में लिकर बैन थी, उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, क्यों अलाउ करा गुजरात में? मतलब बहुत सारे, मतलब बिहार में भी उन्होंने बैन कर दिया था। ठीक है, सो अब ये क्या होता है कि जो कंपनी है विच इज इनटू द सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर, तो उस पे तो गवर्नमेंट पॉलिसी का फर्क पड़ जाएगा ना। इज इट क्लियर? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस कि जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द कैपिटल डिसीजंस। इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने जब उन्होंने नैनो कार लॉन्च करी थी, तो उसकी फैक्ट्री वो कहां सेटअप कर रहे थे? इन सिंगूर, वेस्ट बंगाल। तो उस टाइम पे यहाँ पे दोनों ही चीजें आती हैं, कि गवर्नमेंट का चेंज होना, पॉलिसी का चेंज हो जाना। तो जब उन्होंने लैंड एक्वायर करी थी, तो लैंड एक्वायर करते टाइम पे वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आई, और उन्होंने वो करा क्या कि वो जो उनको लीज पे या वो लैंड दी गई थी, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करके टाटा मोटर्स को लैंड दी थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, एंड दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम बंगाल, एंड दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस। ठीक है, एंड अल्टीमेटली वो नैनो एक्चुअल में वो सरवाइव ही नहीं कर पाया कंपटीशन, दैट इज अदर थिंग। बट व्हाट हैपेंस हियर कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने की वजह से भी
हमारा इम्पैक्ट आ जाता है ऑन आर कैपिटल डिसीजंस। ठीक है, सो जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं गवर्नमेंट अगर बैन कर दे तो क्या होगा। सो ये सारी की सारी चीजें जब बड़ी कंपनीज होती हैं वो सब सोच के करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, वो इन्फ्लेशन के बारे में सोचेंगे, वो चेंज इन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे, और ये सब चीजें अब हमारे को कैपिटल बजटिंग में ही पढ़नी है। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स है। ठीक है, ये हमने जो कैपिटल बजटिंग पढ़ा होगा उसमें ये सारी की सारी चीजें नहीं थी जो हम अब पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद में रिस्क आती है, और भी चीजें हैं रिस्क। जब हम ऑब्वियस सी बात है, जब हम कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। ठीक है, एंड व्हाई द रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। लुक, अगर मेरे को आउटकम मालूम ही है कि ये होने ही होने वाला है, मतलब मैंने एफडी करी, 10,000 रुपीज की एफडी करी विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दे आर ऑफरिंग मी 7% इंटरेस्ट। तो मेरे को मालूम है ये 10,000 रुपीज पे 7% का इंटरेस्ट मेरे को गारंटी के साथ मिलेगा ही, भले ही फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, बट जो बैंक ने मेरे को प्रॉमिस किया है उतना मेरे को मिलेगा। तो यहाँ सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी नहीं है। बट अगर यही पैसा मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूं तो मेरे को ये नहीं पता कि 10,000 रुपीज मेरे 10,000 रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। हो सकता है कि 10,000 जीरो भी हो जाए। ठीक, ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आया इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, खाली बैठे हुए थे, ऑनलाइन लूडो खेल रहे थे, तो फिर सोचा कि चलो ऑनलाइन में कुछ और भी करते हैं, चलो स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। बहुत सारी यंग जनरेशन 17-18 साल के लड़के पापा से बोला कि 10,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो, मैं आपको इसका डबल करके देता हूँ। ठीक है, एंड कहां से इन्वेस्टमेंट शुरू करें? डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग से, एंड उसमें भी बैंक निफ्टी पैसा, और उसमें भी जो टिप्स प्रोवाइड कर रहे थे। अभी क्या है कि जब इस तरीके का रिस्की इन्वेस्टमेंट करोगे तो जरूरी तो नहीं है कि रिटर्न्स मिलेंगे। तो वहां पे क्या है, बैंक निफ्टी तो एक दिन में 1,000-1,500 पॉइंट फ्लक्चुएट हो जाता है। अभी हुआ है कुछ दिन पहले 48,000 से 46,000 पे आ चुका है, 45,000 पे आ गया था। 3,000 पॉइंट एक दिन में, 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी क्रैश कर गया। ठीक है, एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद में बैंक निफ्टी क्रैश किया, एंड इसके अलावा भी रीजंस थे। देयर वाज एचडीएफसी वाजंट ओनली द वन रीजन। ठीक है, उसके अलावा रीजन था एक चाइना की एक कंपनी है which is actually work as a bank but is not a bank. They filed for insolvency. ठीक है, सो वो क्या कर रहे थे, मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट लेते थे, मतलब लोगों से पैसा लेते थे और बोलते थे कि 3 महीने, 3 साल में डबल, 2 साल में डबल। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ज्यादा पैसे, ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा उठाऊंगा तो आगे भी मेरे को ज्यादा रेट पे लोन देना पड़ेगा। तो ज्यादा रेट पे लोन कौन लेगा? जिसको कोई लोन नहीं देता, जिसका सिबिल खराब है, उसको मैं बोलूंगा 20% पे मिलेगा। ठीक है, या मतलब 1.5%, 2% पर मंथ पे मिलेगा, मैं दे तो दूंगा। तुम्हारे को कोई नहीं दे रहा, मैं देता हूँ। तो अब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो रिस्की लोन है उसके डूबने के भी चांसेस होते हैं। क्या है, वो कंपनी डूब गई। दैट वाज आल्सो अदर थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट नोइंग, कि सिर्फ एचडीएफसी की वजह से इतना क्रैश कर गया। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, सो यहाँ पे क्या हो गया, रिस्क होती है। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होती है। जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। अब ये रिस्क क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं पैसा लगा रहा हूं, बिजनेस, कोई भी बिजनेस करता है ये सोच के नहीं बिजनेस करता कि उसमें उसको लॉस होने वाला है। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करेगा तो क्या सोच के करेगा कि पैसा लगा दिया, आगे पैसा ही पैसा होगा, एक लगा रहे 10 मिलेगा, यही सोच के तो इन्वेस्टमेंट किया है। बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती ना, यही तो बिजनेस है। दैट्स व्हाई द बिजनेसमैन इज आल्सो कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर। दे आर द रिस्क टेकर्स। इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे रिस्क जो है कि कैसे हम वो रिस्क कंप्यूट करेंगे, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर। ठीक है, देन
इसके अलावा जो रिस्क में हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कंपनी के अंदर के फैक्टर, कंपनी के बाहर के फैक्टर्स विच मे बी अफेक्टिंग योर कैपिटल डिसीजन। देन फिर ये अब हमने रिस्क कंप्यूट कर लिया, तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम कैसे डिसीजन लेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे लेंगे। देन अब जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो कंसेप्ट है, जो सबसे मोस्ट यूज्ड मेथड है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी नेट प्रेजेंट वैल्यू का एडवांसमेंट है, दैट इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सो हम एपीवी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देन आफ्टर दिस रिप्लेसमेंट हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट अराउंड 10 to 20 मार्क्स, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो लगभग इतना पूछेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ एडवांस कैपिटल बजटिंग से आना ही आना है। ठीक है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन मोस्टली 6 to 12 मार्क्स के बीच में कहीं होगा। एंड अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बाकी बचे हुए 5-6 मार्क्स कहां से आएंगे, थ्योरी से आएंगे। देन ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया। नाउ आवर सेकंड सेगमेंट, जो सेकंड सेगमेंट है, दिस इज अराउंड 20 to 30% ऑफ द टोटल पेपर। मतलब 20 to 30%, लगभग 20 से 30 मार्क्स, अराउंड 35 मार्क्स तक का यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं हमारे। इसमें सिक्योरिटी एनालिसिस है, देन वी आर हैविंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन, देन वी आर हैविंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर है हमारे किस सेगमेंट 2 में, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, देन अब ये जो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर है, तो उसमें जो मतलब हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, शेयर सिक्योरिटीज का एनालिसिस है। तो हमारे जो किसी भी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं, उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, सो जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है वो कैसा है, हाउ इट इज देयर, कि जब मैं किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन सम कंपनी और नॉट। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करता हूं कि जोमेटो का आईपीओ आया, ठीक, अब जोमेटो का आईपीओ है या एलआईसी का आईपीओ है, या मतलब इन्हीं में इन्वेस्ट करना है। अगर सपोज मैं बात करूं कि क्या मेरे को जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अब इसमें दो दो बेसिक एनालिसिस होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जो कंपनी है ये कैसे ऑपरेट करती है, इसकी बेसिक फंक्शनिंग कैसे है। ठीक है, जोमेटो किस में है, फूड डिलीवरी ऐप है बेसिकली। ठीक है, रेस्टोरेंट से मैं ऑर्डर कर रहा हूं, वहां से वो मेरे को लाके देंगे, वो कुछ खुद से कोई फूड बना नहीं रहे। कोई तो भी रेस्टोरेंट है, उसको मैं जोमेटो के ऐप के थ्रू ऑर्डर करूंगा और वो मेरे को वहां से लाके डिलीवरी देंगे। दिस इज व्हाट प्राइमरीली द जोमेटो इज डूइंग। ठीक है, तो अब मेरे को अगर जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या करूंगा, उनका पूरा बिजनेस मॉडल एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जब मैं बिजनेस मॉडल एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि उनकी क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट आती हैं, क्या होता है, फिर उनका मार्केट में उनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अभी कौन है, जो मेन उनका कॉम्पिटिटर है वो है स्विगी। ठीक है, इसके अलावा मतलब उबर ईट्स भी है और भी हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी और प्लेयर्स हैं नहीं, बट उनका सिग्निफिकेंट, उनको क्या है, मार्केट में कौन कौन और प्लेयर्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्या पोजीशन है, इनके पास में कितना मार्केट शेयर है, इनके जो बिजनेस है इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है, क्या वो अपनी हाँ पीक को रीच कर गया है कि नहीं कर गया है। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें जो है ये किस में आएगा, दिस विल बी अंडर फंडामेंटल एनालिसिस। हम पूरे बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, फंडामेंटली बिजनेस है कैसा। इज इट क्लियर। ठीक है, देन अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड एनालिसिस है, दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, जब मैं बात करता हूं टेक्निकल एनालिसिस, तो हम किस पे बेस कर रहे हैं इसको,
जो हमारा जो चार्ट्स वगैरह हैं उनको देख के वॉल्यूम कितना है, उसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या, ठीक है। फिर इसमें क्या हम अजम्पशंस लेंगे, ठीक है। थियरीज प्रिंसिपल्स टेक्निकल एनालिसिस के क्या हैं। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आएगा इसमें वो है चार्टिंग टेक्निक्स। चार्ट्स हैं, डिफरेंट तरीके के चार्ट्स हैं, बार ग्राफ हैं, ठीक है, कैंडल लाइट है, सो उसके अलावा लाइन चार्ट्स हैं, फिर हमारे वो अलग अलग तरीके की चार्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे हम पढ़ेंगे ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आएगा। इट मे हेल्प यू इन एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। हम यहाँ पे बहुत इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे, जितना हमारे को एग्जाम के लिए जो चाहिए हम उतना ही करेंगे, और उससे भी थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाता है, ठीक है। देन सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द सिक्योरिटी वैल्यूएशन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी क्या अगर हम देखें तो जो हमारा वैल्यूएशन है दिस इज इटसेल्फ इज अ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये अपने आप में एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, अब यहाँ पे इसमें क्या आएंगे जो हमारे मतलब इवन द इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग अ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स। वो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है हमारा वैल्यूएशन का, सीए इंस्टीट्यूट भी कंडक्ट करता है, सीएमए इंस्टीट्यूट भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो भी यहाँ पे हमारा बहुत सारे वैल्यूएशन की थियरीज हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिर इसमें जो आते हैं मतलब थियरीज में ही एक रिटर्न कंसेप्ट आता है कि कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो रिटर्न कितना दे रहा है, ठीक है। यस्टरडे मैं कल ही एक उसमें एक मेरा एक क्लाइंट है उसके बिहाफ पे वी वर नेगोशिएटिंग, वो कहीं तो भी मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसी में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था। मतलब उस कंपनी ने ऑफर करा, एक्चुअल में वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, सप्लायर है, उसका कुछ पेमेंट बाकी था, उसके बदले में उन्होंने बोला कि एक काम करो हमारा 5% इक्विटी ले लो। ठीक, पेमेंट था, सिग्निफिकेंट अमाउंट था, तो उसके बदले में वो पेमेंट अभी उनका थोड़ा सा इश्यूज हो गए थे कोविड में, तो उन्होंने बोला कि इसके बदले में तुम इक्विटी ले लो। सो वी वर नेगोशिएटिंग, तो उनका भी जो सीए था ही वाज आल्सो देयर इन द मीटिंग। तो जो वैल्यूएशन वो कर रहा था, तो कंपनी लॉस में दिखाई दे रही थी 2 साल में, एंड दे वर पुटिंग अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 20 CR फॉर द कंपनी। सो मैंने पूछा कि आपने कैसे वैल्यूएशन किया, बोला हमने सेल्स का डबल कर दिया, 10 CR की सेल्स थी हमारी लास्ट ईयर में, तो उसका 2 टाइम्स ले लिया, ये हमारा 20 CR का वैल्यूएशन हो। ठीक, अब ये पॉइंट है कि ये एग्रीएबल है या फिर नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट इसमें अब क्या है कि लॉस दिखा रही है कंपनी, तो रिटर्न तो है नहीं, ठीक। अब क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग थियरीज हैं, अलग अलग वैल्यूएशन, सेल्स का डबल कर देना है, सेल्स का मल्टीपल लेके करना इज ऑल्सो मेथड ऑफ वैल्यूएशन। देन इसके बाद में जो हमारा इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, जब हम पोर्टफोलियो पढ़ते हैं तो उसमें एक हमारा CAPM का फॉर्मूला आता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो CAPM है उसमें उसका जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है। सो व्हाट इज हियर, ये जो RM माइनस RF आता है दैट इज कॉल्ड एज द इक्विटी रिस्क प्रीमियम या रिस्क प्रीमियम गिवन बाय द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिस्क प्रीमियम को यूज करके भी या CAPM को भी यूज करके हम वैल्यूएशन करते हैं। देन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी वैल्यूएशन के लिए, जो वन थिंग इज कि वैल्यू इज नॉट अ फैक्ट, इज अ ओपिनियन। वैल्यू क्या है, ओपिनियन है, एंड जो वैल्यू है मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। दो लोग एक ही टाइम पे दे मे हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम एसेट, ठीक है। लोग अगर हम बात करें
कि स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लोग शेयर खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा से 2600 रुपीज का शेयर चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या सोच के शेयर खरीदूंगा? आई विल परचेज दिस शेयर बिकॉज आई थिंक दैट इन फ्यूचर द प्राइस ऑफ दिस शेयर विल बी राइजिंग। मेरे को लगता है कि 2600 से इस शेयर का भाव बढ़ेगा, 2600 का 2700 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, हो सकता है 3000 हो जाए। तो मैं जब ये शेयर खरीद रहा हूं तो मैं क्या सोच के खरीद रहा हूं? दैट द प्राइस ऑफ दिस शेयर विल बी राइजिंग। तो किसी ने बेचा होगा ना, तभी तो मैंने खरीदा है। तो बेचने वाला क्या सोच के बेच रहा है? जो सेलर है, व्हाट ही थिंक्स कि दैट द प्राइस ऑफ दिस शेयर विल बी फॉलिंग। अब ये जो 2600 है, अब ये इसके बाद में बढ़ेगा नहीं, अब ये इसके बाद में गिरेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? एक ही शेयर है, एक ही समय है, दो अलग अलग लोग हैं, उन दोनों का ओपिनियन अलग है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो वैल्यूएशन होता है, जो वैल्यूएशन है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस इज बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड रिटर्न। एक ही पर्सन है या फिर दो अलग अलग लोग हैं, एक का जो डिजायर्ड रिटर्न है वो सपोज, जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो है सपोज 20%। वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे कितना रिटर्न चाहिए? 20% रिटर्न चाहिए। बट जो दूसरा है वो 10% रिटर्न पे ही सेटिस्फाइड है। तो क्या होगा? इन दोनों के, एक ही शेयर के एक ही डेटा पे वैल्यूज दोनों के हिसाब से बदल जाएंगी, एंड वैल्यू बदल जाएंगे तो ओपिनियन भी बदल जाएगा। इज इट क्लियर? एंड दिस डिफरेंस इन ओपिनियन, जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो बायर है वो सोच रहा है प्राइस बढ़ेगा, जो सेलर है वो सोच रहा है कि प्राइस घटेगा, अगर ये डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं हो तो स्टॉक मार्केट विल नेवर बी एग्जिस्टिंग, बंद हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गया? जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हम डिटरमाइन करेंगे। देन फिर वन ऑफ द मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, उनके लिए एक्चुअल में वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज द डीसीएफ अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। तो ये जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं, उस एसेट से जो भी है, मतलब अगर मैं बात करूं तो शेयर, अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या वट एवर आई हैव पेड, वो मैं एंट्री करूंगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे बुक्स में कहाँ आएगा? मेरी बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई देगा? ये जो इन्वेस्टमेंट होगा मेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाई देगा ना। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब ये मेरे लिए एसेट है, एंड दिस इज अ कैश जनरेटिंग एसेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब मैं अगर अकाउंटिंग टर्म्स में बात करूं, व्हाट इज अ एसेट? एसेट की जो डेफिनेशन है अकाउंट्स में हमारी, वो क्या है? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। एसेट क्या है? एक रिसोर्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज, या फिर अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो मेरी बात अगर मैं अपनी कर रहा हूं या तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो क्या है कि एसेट एक रिसोर्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। ठीक है। तो अगर मैं सोच के देखूं, मैंने एक शेयर खरीदा, तो क्या ये मेरे लिए एसेट है? क्या ये रिसोर्स है? रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज या जो भी है जिसके पास जिसका भी एसेट है। मैंने अगर शेयर खरीदा तो मेरे कंट्रोल में, मेरी मर्जी है मैं उसको बेचूं नहीं बेचूं। इज इट क्लियर? तुमने शेयर खरीदा तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम वो शेयर को बेचो, रखो, क्या करो। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय यू, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकता है? उससे डिविडेंड मिलेगा, बेचोगे तो उसका प्राइस मिल जाएगा। ये हमारे क्या हो गए? कैश फ्लोज हो गए। कोई भी एसेट है वो कैश फ्लोज जनरेट करता है। ठीक है। एंड वन थिंग दैट इज वाई, क्या होता है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है उनको लगता है कि अगर वो कार परचेज कर रहे हैं तो उन्होंने एक एसेट खरीदा, एक्चुअल में एसेट नहीं खरीदा। अगर मैं एक कार खरीदता हूं तो मेरे को कोई इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है, अगर मैं पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा हूं।
टैक्सी वाला खरीद रहा है तो उसको कैश फ्लो जनरेट करती है। बट अगर मैं पर्सनल यूज के लिए कार खरीदता हूँ तो मेरे को तो पेट्रोल डलवाना, मेरे को तो खर्चे करने हैं, और ऊपर से मैंने लोन ले लिया उसके लिए, तो क्या हो गया? ये जो है लोन लेके कार खरीदना एक्चुअल में तुम्हारी वेल्थ को रिड्यूस करता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो कारें, अंबानी अगर कार खरीदेगा तो महंगी कार खरीदेगा, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की कार खरीदेगा, बट वो अपने नाम से नहीं खरीदेगा। वो खरीदेगा किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, वहां पे वो एक्सपेंसेस बुक करेगा, अपना प्रॉफिट कम दिखाएगा कंपनी का। इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस हियर कि अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, सो आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल कि जो पर्सनल कार है, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट एन एसेट। ठीक है, सो इट मे बी अ लाइबिलिटी, क्योंकि उस पर खर्चा ज्यादा होता है। उसकी जगह लोग, इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, बट अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में अगर मैं अपनी पर्सनल कार को देखूं तो खर्चा ज्यादा होता है। सो व्हाट इज हियर कि लायबिलिटी है ये, क्योंकि इसमें खर्चा हो रहा है, आउटफ्लोज हो रहा है, ऊपर से तुमने लोन ले लिया और आउटफ्लोज हो गए। सो इट विल डिक्रीज योर वेल्थ, नॉट इंक्रीज योर वेल्थ। ठीक है, नाउ सो लिव इट। बट जब मैं बात करता हूं किसी भी एसेट की, तो इट मे बी जनरेटिंग सम फ्यूचर कैश फ्लोज, एंड उनकी मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास में उस एसेट की वैल्यू आ जाएगी। शेयर हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, कोई बिजनेस हो गया, तो वहां पे हम क्या करेंगे? उससे कैश फ्लोज निकालेंगे, उनको डिस्काउंट करेंगे, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए डिस्काउंट रेट चाहिए होता, तो डिस्काउंट रेट कैसे सेलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे इसमें। ठीक है, फिर डिफरेंट अप्रोचेस हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन के लिए हमारी डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो जाती हैं? अर्निंग्स अप्रोच है, डिविडेंड अप्रोच है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच है, नेट एसेट वैल्यू मेथड है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके लिए भी लगभग वैसा ही, क्योंकि बट प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स डिविडेंड है, इक्विटी शेयर में फिक्स डिविडेंड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसिपल, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, दे विल बी हैविंग द प्रेफरेंशियल राइट ओवर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो। ठीक है, देन सो अब इसमें वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या होगा जब हम यहाँ पढ़ेंगे, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में उन्होंने इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन भी रखा है, और प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन भी, और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का भी वैल्यूएशन रखा है। बट जब हम यहाँ पे करते हैं, जब हम यहाँ पढ़ेंगे, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन तो हम यहाँ पढ़ेंगे, बट बॉन्ड्स का वैल्यूएशन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वी विल बी डूइंग दिस इन द सेपरेट चैप्टर। जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर आएगा, उसमें हम बॉन्ड्स का वैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सब एक साथ मिला के पढ़ेंगे। सो जो हमारा जो मैं बाद में आऊंगा कि हम इस पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ने वाले हैं, दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, बार सिलेबस डिस्कस करके। देन अब इसमें इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंटरलिंक्ड है, तो हम जो दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे वो साथ में कंबाइंड पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो उसका नाम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही होगा, बट उसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आई विल बी टीचिंग यू द सिक्योरिटी एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन अलग पढ़ेंगे, उसमें इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन पढ़ेंगे, बॉन्ड्स हम अलग पढ़ेंगे। देन अब इसमें जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है? If we invest in more than one security at a time, then it is called as portfolio. ठीक है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं। पोर्टफोलियो किसका होता है? वो पोर्टफोलियो होता है उनकी पिक्चर्स का, इमेजेस का, ठीक है, फोटोग्राफ्स का। वो पोर्टफोलियो मतलब एक फोटो लिया तो फोटोग्राफ है, अगर पूरी एल्बम बना दिया तो वो पोर्टफोलियो बन गया किसका?
फोटोग्राफ्स का। ऐसे ही एक शेयर खरीदा तो एक इन्वेस्टमेंट इन सिंगल सिक्योरिटी हो गया, एक से ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये हमारा पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी बन गया। ठीक है, देन अब इसमें जब हमारा पोर्टफोलियो बेसिक की पोर्टफोलियो है क्या, उसका रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद में पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कैसा करना है, क्या होगा, ये सब चीजें भी हम मतलब किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। देन डिफरेंट थियरीज वी विल बी हैविंग। इसमें जो पहली हमारी थियरी आती है दैट इज द कैपिटल मार्केट थियरी। ठीक है, कैपिटल मार्केट थियरी से यहां से शुरुआत होती है जो मार्कोविज ने दी थी। एंड इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ किस चीज के बारे में सोचता है, वो सोचता है रिटर्न के बारे में, कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। दे रियरली थिंक अबाउट द रिस्क। तो जो हमारी पुरानी जो थियरीज हुआ करती थी, जो ट्रेडिशनल थियरीज होती थी, उसमें डाउ जॉन थियरी इज द प्रोमिनेंट थियरी। ठीक है, सो जो वो थियरीज थी वो सिर्फ रिटर्न की बातें किया करते हैं। बट मार्कोविस केम विद द landmark shift in the concept of the portfolio management or understanding the portfolio. He brought the concept of risk. So ये जो कैपिटल मार्केट थियरी है, इट इज गिवन बाय मार्कोविस। उसने उसके फॉर्मूलेज, थियरीज ये सब दिया। ठीक है, देन फिर इसके बाद में पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो को हम चेंज कैसे करेंगे, कैसे उसमें सिक्योरिटीज कौन सी खरीदनी है, कौन सी होल्ड करनी है, कौन सी सेल कर देनी है, ये सब कहाँ आएगा, पोर्टफोलियो रिवीजन, ये हम सब पढ़ेंगे इसी के साथ में। ठीक है, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है सही किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। देन फिर एसेट एलोकेशन, जब पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस एसेट में कितना पैसा रखना है, कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कितना पैसा डेट में रखना है। हो सकता है जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो कुछ जो प्रैक्टिकली अगर मैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूं तो हो सकता है कि कुछ मैं रियल एस्टेट में रख दूं अपना पैसा, कुछ पैसा हो सकता है मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं। तो एसेट का एलोकेशन कैसा होना है। देन फिर हमारे फिक्स इनकम पोर्टफोलियोज भी होते हैं जो हमारा बॉन्ड्स है। ठीक है, देन अब इसके बाद में जो हमारा रिस्क एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज। ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारे पोर्टफोलियोज होते हैं जो डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाई रिस्क हो जाती है। बट आज परेशानी में है तो क्या वो हमेशा परेशानी में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जीवी के ग्रुप है जो एक टाइम पे मुंबई एयरपोर्ट मैनेज करता था। उनके मैनेजमेंट इश्यूज हो गए, उनको वो एयरपोर्ट किसको बेचना पड़ा, अडानी को बेच दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब एयरपोर्ट बेच दिया, इसका मतलब वो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेच दिया, उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट राइट्स बेच दिए। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने एयरपोर्ट खरीदा तो वो लैंड नहीं खरीद ली, लैंड नहीं खरीदी, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खरीदा, भले ही मैंने बना के दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। मेरे पास में जब मैं एयरपोर्ट खरीद रहा हूं या कोई तो भी सी पोर्ट खरीद रहा हूं, कोई भी है, सो उसके मैनेजमेंट राइट्स खरीदे जाते हैं। ठीक है, एंड कोई भी राइट है वो अपने आप में एक एसेट बन जाता है। बट जो आम जनता है उनको कंफ्यूजन होता है कि अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट खरीदा हुआ है, दिल्ली एयरपोर्ट खरीदा। एक्चुअल में ये एयरपोर्ट उन्होंने, उनके नहीं है, एयरपोर्ट सरकार के, मतलब हमारे हैं। उनके पास क्या है, दे आर हैविंग मैनेजमेंट राइट्स ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। ठीक है, उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, किससे, एयरलाइन से। एयरलाइंस किससे चार्ज करती है, हमारे से, जो एयर टिकट है उसमें इंक्लूडेड होती है वो फीस। देन फिर उसके बाद में हमारी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं इन विद रिगार्ड टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अलग अलग वो थियरीज हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेगमेंट हो गया।
एंड इट वाज 20 to 30%, मतलब अराउंड 20 to 35 मार्क्स के आसपास कहीं तो भी वो इसमें पूछेंगे। इसमें जो सिग्निफिकेंट आता है वो आएगा किससे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। वैल्यूएशन से भी आता है, ठीक है, बट जो मेन आएगा दैट विल बी फ्रॉम पोर्टफोलियो। देन द सेगमेंट 3, दिस इज ऑल्सो 20 to 30%। ये अभी क्या करा है एएफएम ने इंस्टीट्यूट में, क्या कर दिया, जैसे सीएमए इंस्टीट्यूट दिया करता था ना कि लगभग लगभग इतने मार्क्स का पूछेंगे, लगभग वैसे ही स्ट्रेटजी के साथ में इंस्टीट्यूट ने भी किया है, विच इज एक्चुअली गुड। स्टूडेंट्स गेट आइडिया कि ये जो वो पढ़ रहे हैं उससे लगभग कितने मार्क्स का आएगा, सो दे कैन प्लान बेटर फॉर द एग्जाम। गॉट दिस? देन अब यहाँ पे जो हमारा सेगमेंट 3 है इसमें भी 3 चैप्टर्स है। सिक्योरिटाइजेशन, इट इज अ थियरी क्वेश्चन, सॉरी थियरी चैप्टर, ठीक है, इसमें से मेनली थियरी ही आएगी। एंड देन वी आर हैविंग म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, ठीक है। सो जो हमारा सिक्योरिटाइजेशन है, सो सिक्योरिटाइजेशन में हमारे पास कैसा है, इस मतलब सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, लुक, यही सिक्योरिटाइजेशन की वजह से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस मार्केट का, ठीक है। ये बेसिकली जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, बेसिक अभी जब हम बात कर ही रहे हैं तो सिक्योरिटाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है, एक बैंक है उसने लोन्स दिए हुए हैं, लोन जो है उनका, जो लोन दिया है दैट इज बेसिकली एसेट। बट अगर सपोज एक कंपनी है उसने होम लोन दिया हुआ है, होम लोन एवरेज मेच्योरिटी से 10 years, तो क्या है कि वो पैसा 10 साल में मिलेगा। अगर बैंक चाहे वो सारा पैसा आज निकाल ले तो आज नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो मोस्टली ये पार्शियली लिक्विड या इलिक्विड एसेट होते हैं। अब इसको मेरे को इसी से लिक्विडिटी, मेरे को अब पैसा चाहिए बैंक के, मैं बैंक हूं या तुम बैंक हो, अब तुमने 10,000 करोड़ रुपीज के होम लोन्स दिए हुए हैं, तुम सोचो कि 10,000 करोड़ रुपीज तुम्हारे पास आज वापस आ जाए तो क्या डायरेक्टली वापस आ सकता? नहीं आ सकता, बिकॉज यू आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बोरोवर दैट ही विल रीपे दिस मनी इन 10 years in equated monthly installments. So what is going to happen here in this case? बट मेरे को पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? फॉर दिस देर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इसका कंसेप्ट वही है कि इसमें हम कैसे ये सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन आएगा कि हमने एसपीवी बनाया, उसको वो एसेट ट्रांसफर करे, उसके थ्रू हमने पास थ्रू सर्टिफिकेट्स क्रिएट करे, दूसरों को बेचे, ये सारी की सारी चीजें हम करेंगे। दिस इज प्राइमरली अ थियरी टॉपिक, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होगा? अब किसी भी सिक्योरिटाइजेशन कर रही है कंपनी या बैंक, तो उनसे उनको फायदा क्या हो रहा है उससे, कि लिक्विडिटी जनरेट हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स उसमें हो जाते हैं उनको, ठीक है। देन फिर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन में, एक एसपीवी बनाया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, देन फिर किस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन काम करता है, देन इसके बाद में कोई भी चीज है, अगर किसी चीज में फायदा है तो नुकसान भी होगा, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। देन फिर सिक्योरिटाइजेशन इन्वेस्टमेंट, लाइक आई हैव गिवन द नेम पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर वो किस तरीके से प्राइसिंग करी जाती है, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। और इंडिया में क्या स्टेटस है? 2008 में जब ये हुआ था तो इंडिया में बहुत सिक्योरिटाइजेशन का ये कंसेप्ट बहुत कॉमन नहीं था। देन अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसमें, दैट इज द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, ठीक है, ये कैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स इवॉल्व हुए, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड था दैट वाज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। इट वाज क्रिएटेड इन 1964 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड था, ठीक है। सो किस तरीके से म्यूचुअल फंड इवॉल्व हुए, आज की डेट में यूटीआई भी है, बट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर द प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। देन कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं? ओपन एंडेड स्कीम्स, क्लोज एंडेड स्कीम, इक्विटी ओरिएंटेड फंड,
डेट फंड, मिक्स्ड फंड्स, ये सारी की सारी चीजें हमारी हैं, ठीक है। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। देन इसके बाद में हमारा डेरिवेटिव्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट वी आर हैविंग हियर नाउ। अब इसमें जो हमारा डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव्स में बेसिकली डेरिवेटिव्स होते क्या है? These are the contracts which derive their value from something else. तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। तो उसमें हमारे जो कॉमन है वो है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देन इसके बाद में हमारे आते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो जो फॉरवर्ड या फ्यूचर्स हैं बोथ आर टू साइडेड, मतलब राइट भी होता है ऑब्लिगेशन भी होता है, बट ऑप्शंस में एक के पास में सिर्फ राइट होता है, दूसरे के पास में सिर्फ ऑब्लिगेशन होता है। हमारे जो ऑप्शंस हैं बेसिकली दो टाइप के हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन इज व्हाट? इट इज राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। तो जिसने खरीदा उसके पास राइट है, जिसने बेचा उसके पास में ऑब्लिगेशन है। देन फिर उसके बाद में हमारे आएंगे स्वैप्स। ये एडवांस है, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? डेट्स में पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद में हमारे कमोडिटी डेरिवेटिव्स आएंगे, ठीक है। सो जो हमारे सिल्वर है, गोल्ड है, इनके डेरिवेटिव्स, इनके फ्यूचर्स भी होते हैं, इनके ऑप्शंस भी होते हैं। दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग। देन फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, सेगमेंट 4, दैट इज 20 to 25% वेटेज दे आर हैविंग, ठीक है। देन मतलब अराउंड 20 to 30 मार्क्स के बीच में कहीं समवेयर इट विल बी लाइंग। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट है। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड द नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हमारे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स का सेगमेंट है। सो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें हमारे पास क्या है? एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जो हमारे रेट्स हैं, डॉलर का रेट क्या है, यूरो का रेट क्या है, ये हम रेट के किस तरीके से रेट्स डिटरमाइन करे जाते हैं, इनका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। देन फिर जो हमारा फॉरेन करेंसी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे हमारी फॉरेन करेंसी ट्रेड हो रही है, जो फॉरेन करेंसी मार्केट है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देन फिर जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारी सारी किस तरीके से होता है, तो वो डिफरेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द, और हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर कैसा है उससे रिलेटेड। देन फिर अब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, सो हमारा डॉलर का रेट बढ़ेगा या घटेगा। एक एक्सपोर्टर है, एक डॉलर का रेट बढ़ गया तो उसे फायदा हो जाएगा, डॉलर का रेट घट गया तो उसे नुकसान हो जाएगा, तो उसकी रिस्क है। तो रिस्क है तो रिस्क का मैनेजमेंट या फिर उसको रिडक्शन की भी बात होगी तो वो हेजिंग ऑफ द करेंसी रिस्क आएगा। देन फिर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़े हैं। सो यहाँ पे फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्वैप्स यहाँ पे आएंगे। देन फिर इसके बाद में जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें हमारी इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग आ जाती है, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ गया। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनका जो कैश मैनेजमेंट है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उनका कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। देन फिर जो उनका सरप्लस कैश आ गया उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कि वो उनके लिए बेटर हो, ठीक है। देन इसके बाद में फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी। अब जब हम यहाँ रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वो फॉरेन करेंसी वाला रिसीवेबल मैनेजमेंट होगा। देन फिर मल्टीनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट में ही पढ़ा था। और यहाँ पे जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा उसमें मैंने बाहर से मेरी एक ब्रांच है जो दूसरे कंट्री में है, वहां पे इन्वेंट्री रखी हुई है, तो अब वो क्या होगा जब मेरी बुक्स में दिखाई देगी, तो वो क्या होगा, ब्रांच है उसका अकाउंटिंग तो हेड ऑफिस कर रहा है, तो इनकी बुक्स में वो फॉरेन करेंसी में वो इन्वेंट्री दिखाई देगी, तो क्या हो गया, ये मल्टीनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा हुआ, ठीक है। देन फिर इसके बाद में
नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज द बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है। यहीं पे हम बॉन्ड का वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस वाले चैप्टर में हमारे बॉन्ड्स थे, बट हम वो बॉन्ड्स वहां नहीं पढ़ के हम उनका वैल्यूएशन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही साथ वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, देन सो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, अभी वी सी कि लास्ट 2-3 years में जो इंटरेस्ट रेट थे दे वर सिग्निफिकेंटली लेस। बैंक के एफडी पे 5-6% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, बट अब 7%, 7.5%, कुछ बैंक्स आर ऑफरिंग 8% ऑल्सो। सो जो लोन है उनके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी कंपनी जब बिजनेस कर रही है तो उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट की रिस्क अराइज हो जाती है उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से, किसमें, इंटरेस्ट रेट में। देन फिर अभी ये इंटरेस्ट रेट की रिस्क है तो इसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश करी जाएगी, मतलब हम उसकी हेजिंग करेंगे। ठीक है, हेजिंग मींस द रिडक्शन ऑफ रिस्क। देन अब इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स है हमारे और मॉडर्न मेथड है जो हमारे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास में डेट के डेरिवेटिव्स आएंगे, फ्यूचर्स आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स आएंगे एंड स्वैप्स आएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रहेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा फिफ्थ सेगमेंट है, दिस इज 10-15%, मतलब 10-20 के बीच में, 10-18 मार्क्स के आसपास हो जाता है लगभग। इसमें हमारा बिजनेस वैल्यूएशन, हमारा शेयर वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे है बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, सो ओवरऑल बिजनेस, एक्चुअल में सिक्योरिटी वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन और बिजनेस वैल्यूएशन में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी आते हैं कि हम किस सीक्वेंस में जाने वाले हैं उसमें। ठीक है, सो यहाँ ओवरऑल बिजनेस का वैल्यूएशन कर रहे हैं हम। देन फिर इसमें हमारा आएगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक्चुअल में बिजनेस वैल्यूएशन करा ही मर्जर्स एक्विजिशन के लिए जाता है अक्सर। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन या बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, देन वी डू दिस बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, नाउ सो बिजनेस वैल्यूएशन है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक ही चीज है। ठीक है, सो हमारा जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है इसमें हमारा आएगा, मतलब वैल्यूएशन का बेसिक फ्रेमवर्क जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिक्योरिटीज में। देन इसके अप्रोचेस, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। देन अब जब हम बिजनेस वैल्यूएशन के करते हैं तो उसमें एक आता है हमारा एसेट बेस्ड वैल्यूएशन आता है। ठीक है, मतलब नेट एसेट वैल्यूएशन, टोटल एसेट्स इतने, लायबिलिटीज इतनी है, नेट एसेट हमारे इतने हो गए। ठीक है, देन दूसरे आते हैं हमारे अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, मतलब एसेट, एक कंपनी है जिसके एसेट कम हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की, तो इसमें होता क्या है कि एक कंपनी है जिसकी फैक्ट्री है, लैंड है, सब कुछ है, तो उनका वैल्यूएशन के लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में भी एक गुड टेक्निक टू वैल्यू। बट एक कंपनी है विच इज इन द सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करूं तो उनके एसेट एक्चुअल में बहुत कम होते हैं, अक्सर ऑफिस भी रेंट पे लिया होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज तो शुरुआत में पूरा कंप्यूटर पूरा का पूरा ऑफिस स्पेस, मतलब पूरा मतलब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में रेंट पे ले लेते हैं, मतलब उनके एसेट खुद के कुछ है ही नहीं, बट कमा बहुत रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कंपनी लाइक, अगर बात करो जोमेटो, ठीक, तुमने अपने सिटी में कहीं जोमेटो का ऑफिस देखा? मेरे को तो पूना में दिखाई नहीं दिया जोमेटो का ऑफिस। ठीक, सो अब उनके एसेट्स तो सिग्निफिकेंटली कम है ना, बट अर्निंग्स है। ठीक, तो इनके लिए अगर मैं नेट एसेट मेथड यूज करूंगा तो वैल्यूएशन कर ही नहीं पाऊंगा। सो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल यूज करना पड़ेगा। देन अब अर्निंग्स तो क्या है, नोशनल वैल्यू है, प्रॉफिट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट कैश इज अ रियल अकाउंट। तो क्या है कि जो बेटर मेथड है रादर देन अर्निंग्स, इट इज द कैश फ्लो टेक्निक। ठीक है, देन फिर इसमें अब जब हम कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं तो हमारे को उसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है। डिस्काउंटिंग करने के लिए मोस्टली
either we use the weighted average cost of capital or we use cost of equity, ठीक है, तो cost of equity निकालना पड़ेगा, ठीक है। then एक हमारा कंसेप्ट आता है रिलेटिव वैल्यूएशन। मेरे को एक कंपनी की वैल्यू पता है तो मैं उससे दूसरी कंपनी की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। मेरे को अगर जोमैटो लिस्टेड कंपनी है, उसकी वैल्यू मेरे को पता है, अब मेरे को निकालनी है स्विगी की वैल्यू। तो स्विगी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेथड यूज होना चाहिए, बट ये मेथड भी यूज हो सकता है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि मेरे को अगर जोमेटो की वैल्यू पता है तो मैं उसी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके स्विगी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। इट कैन बी डन। ये कहलाता है रिलेटिव वैल्यूएशन। इसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू इतना हो गया। मतलब इन्फोसिस की वैल्यू अगर पता है तो मैं उसके बेसिस पे टीसीएस की वैल्यू शायद कंप्यूट कर सकता हूं। इज इट क्लियर? रिमेंबर, वैल्यूएशन इज अ ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। गॉट दिस? देन अब इसके बाद में और भी हमारी तरीके हैं वैल्यूएशन के, ठीक है। सो अर्निंग सील्ड मेथड आता है, दूसरे छोटे छोटे और मेथड्स हैं, ठीक है। हम वहां पे गुडविल निकाल के फिर वैल्यू कंप्यूट करते हैं। सो इस तरीके के हमारे डिफरेंट मेथड्स और हो जाते हैं, ठीक है। देन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मोस्टली क्या होता है, जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं तो एक से ज्यादा मेथड से वैल्यू कंप्यूट करी जाती है एंड फिर उनका एवरेज ले लिया तो वो हमारी फेयर वैल्यू हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फेयर वैल्यू बेसिकली एक्चुअल में जितने मेथड है सबसे फेयर वैल्यू निकालना, बट एग्जाम में फेयर वैल्यू कंप्यूट करने का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा मेथड से वैल्यू कंप्यूट करी जा रही है और फिर उसका एवरेज लिया जा रहा है। देन फिर इसके बाद हम मर्जर्स एक्विजिशन। तो मर्जर्स एक्विजिशन में जो हम पढ़ेंगे वही कि मर्जर्स एक्विजिशन हमारे होते क्या हैं, ठीक है। देन उसका बेसिक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, उसमें टेक ओवर डिफेंसिव टेक्निक, मतलब होस्टाइल टेक ओवर हुआ तो कैसा उसका डिफेंस करेंगे, ऑल दीज थिंग्स। रिवर्स मर्जर इज व्हाट, कि नॉर्मली होता क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बट अगर छोटी मछली बड़ी मछली को खा ले, मतलब अगर छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है तो ये रिवर्स मर्जर होता है। या फिर नॉर्मली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करती है, बट अगर लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को एक्वायर कर ले तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज यू कॉल एज द रिवर्स मर्जर, ठीक है। देन अब इसमें ही डिसइन्वेस्टमेंट आ गया। एक ही कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मतलब जब सेटलमेंट हुआ था, तो रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और उसमें से कुछ कंपनी मुकेश अंबानी को दे दी, कुछ कंपनी अनिल अंबानी को दी। एक्चुअल में मुकेश अंबानी को जो कंपनी मिली थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मेन कंपनी थी उनकी, जो पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में। बट अनिल अंबानी को ज्यादा कंपनीज मिली और बेटर कंपनीज मिली थी, बट उसने सब डुबा दिया। वो अलग चीज है, वो अलग केस स्टडी है, ठीक है। दिस इज दिस इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होता है, पार्शियल सेल ऑफ होता है। मतलब क्या है कि एक कंपनी है, उसमें अलग अलग हमारी यूनिट्स है, बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कि से रिलायंस इंडस्ट्रीज है, it is in the petrochemicals business, and suppose it is into the retail business also। तो क्या है कि अब मैनेजमेंट को लगता है कि जो रिटेल वाला काम है ना हमारे से जम नहीं रहा, काम करते हैं इसकी नई कंपनी बनाते हैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड, उसको बेच देते हैं किसी और को, वो देखेगा, या अपने में से ही किसी और को वो कंपनी ट्रांसफर कर दी और वो मैनेज कर रहा। तो वो क्या है कि उसका फुल फोकस वही है। नहीं तो एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं हम, वही मैनेजमेंट है, वो ये भी देख रहा है वो भी देख रहा है, सब कुछ खिचड़ी हो जाता है, ठीक है। सो पार्शियल सेल ऑफ होता है, ठीक है। या फिर पूरा ही डीमर्जर कर दिया हमने, कंपनीज को अलग अलग कंपनीज में कन्वर्ट करके हमने उनको अलग अलग बिजनेसेस को सबको ही पूरी तरीके से डीमर्ज कर दिया। देन फिर इक्विटी कार्व आउट होता है। इक्विटी कार्व आउट में हम एक पोर्शन ऑफ द इक्विटी विद सम एसेट्स वो हम
दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। देन फिर ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग होती है हमारी, जो कंपनी की ओनरशिप है उसको हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनमें जो ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। so, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करी जाती है। तो कैसे है, मतलब किस तरीके से कर सकते हो, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। या फिर हमारे मैनेजमेंट या लिवरेज बाय आउट हो सकते हैं। मैनेजमेंट बाय आउट का कंसेप्ट इज व्हाट, कि जो हमारा जो कंपनी है उसका जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो ही एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनसे कंपनी खरीद लेता है। या फिर लिवरेज बाय आउट मतलब लोन लेके एक कंपनी को खरीद लेना, दिस इज कॉल्ड एज लिवरेज बाय आउट, ठीक है। देन फिर क्रॉस बॉर्डर मर्जर होते हैं, लाइक एक इंडियन कंपनी है वो इंडिया के बाहर दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, दिस इज क्रॉस बॉर्डर बाय आउट्स, ठीक है। सो ये जो हमारा सेगमेंट है दिस इज फिफ्थ सेगमेंट। देन इसके बाद में ये हमारा सिक्स सेगमेंट है स्टार्टअप फाइनेंस। ये 2 to 5% यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट 2 to 5% वेटेज इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो इसमें हम हमारा क्या होगा कि स्टार्टअप आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब पूरा गवर्नमेंट का भी फोकस है, एंड लोगों को बहुत ल्यूक्रेटिव, मतलब एक फैसिनेशन होता है, ठीक है। और इंडिया आज की डेट में यूएस और चाइना के बाद में स्टार्टअप में तीसरे नंबर पे आता है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोग नए नए इनोवेशंस के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, तो उसमें लगता पैसा, ठीक है। शार्क टैंक देखा ही होगा, तो अब वहां पे लोग आते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो जो प्रेजेंटेशन है ना उसको बोलते हैं पिच प्रेजेंटेशन। अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, अच्छा अच्छा ही बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नए प्लान्स होंगे। और फिर पिच प्रेजेंटेशन के बाद में वहां पे वो क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। तो यही बेसिकली स्टार्टअप फाइनेंस में यही मेन चीज रहती है, ठीक है, पिच प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हम कैसे पिच प्रेजेंटेशन करना चाहिए, तो शार्क टैंक देख के भी सीख सकते हैं, बट हमारे को अपने मटेरियल से ही सीखना पड़ेगा। देन फिर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, इक्विटी से भी आ सकता है। ये जो शार्क टैंक में रहता है वो नॉर्मली इक्विटी फाइनेंस के लिए रहता है, पर हमारे और भी तरीके हो सकते हैं। डेट फाइनेंस भी होता है, एंट्री एग्जिट मेथड्स होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे कि वो हमारे कैसे कैसे फंड्स अरेंज हो सकते हैं उसमें, ठीक है। देन फिर एक गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है। अब इनिशिएटिव तो है बट उसका कुछ खास, क्योंकि क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके पास में एग्जैक्ट विजन नहीं है कि स्टार्टअप में वो क्या है कि हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करी हुई है उन्होंने, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे ये हमारा सिलेबस हो गया, हमारा चैप्टर सब हो गया। इसमें अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली जो टोटल है पेपर, उसमें 20 to 30% थ्योरी आती है, 70 to 80% प्रैक्टिकल है। सो व्हाट वी विल बी सेइंग, मतलब डूइंग हियर, कि प्रैक्टिकल्स पे तो फोकस करेंगे ही, बट थियरी भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब यही जो हमारा सिलेबस है इसको हम पढ़ने कैसे वाले हैं, जो हमारा मेथड, मतलब हमारा जो चैप्टर्स का सीक्वेंस रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। सो पहली चीज जो मेरा पढ़ाने का प्रोसेस है, that I will be focusing on conceptual clarity. तो प्रॉब्लम्स मटेरियल में दिए हुए हैं, बुक्स में दिए हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। वन वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है, वो याद कर लो। सेम क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, रिप्रोड्यूस कर दो। अगर वो सेम क्वेश्चंस नहीं आए जो हम याद करके गए थे, देन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में आया याद करे हुए क्वेश्चन, थोड़े और क्वेश्चंस याद करके जाओ। आ जाता है गुड, नहीं आता है ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, अराउंड 30 to 40% पेपर ऑन एन एवरेज वो रिपीटेड होता है, ज्यादा भी हो सकता है,
ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, बट फिर भी आई कांट गारंटी कि जितना मैंने पढ़ाया है या जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे उसमें से ही पेपर आएगा। ठीक है, दिस आई कांट गारंटी, बट आई कैन गारंटी वन थिंग कि अगर हमारे नहीं भी करे हुए क्वेश्चंस आए, स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज एटलीस्ट समथिंग। पूरा नहीं भी सॉल्व हुआ, बट फिर भी 30, 40, 50% ऑफ दैट अननोन क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व। तो क्या है, जो 40% पेपर रिपीट होता है वो तो हो ही गया, उसमें तो मार्क्स आए, बट उसमें क्या है कि जो लोग इस तरीके से करके जाते हैं तो क्या होता है, मेन इशू वहीं अटका रह जाता है कि 40 ही नहीं आते पेपर। क्यों? क्योंकि जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैवंट फोकस्ड ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिए और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अगर नहीं करी, देन यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। क्योंकि क्या है, हर चीज की प्रैक्टिस लगती है, रीडिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम यहाँ पे करेंगे। सो व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो क्या करेंगे, क्लास में भी क्वेश्चंस होंगे, साथ में होमवर्क भी होगा। होमवर्क के लिए टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। पढ़ाई आसान नहीं है, स्पेशली फॉर द फाइनल्स। आसान होता तो इतनी वैल्यू ही नहीं होती ना हमारे कोर्स की। आसान नहीं है इसीलिए तो वैल्यू है। तो जो चीज रेयर है उसी की वैल्यू होती है ना। बीकॉम तो हर कोई कर लेता है ना, तो बीकॉम वालों को लाखों के पैकेज क्यों नहीं मिलते? ठीक, क्यों 10, 20, 15, 20 और 25 हजार के ऊपर एकदम से नहीं बढ़ पाते? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनका फ्यूचर ही नहीं है, बट फिर भी बीकॉम हर कोई कर सकता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चांदी सस्ती है, सोना महंगा है, हीरा और महंगा है। क्यों है? क्योंकि सिल्वर कैन बी फाउंड इजीली, और उससे भी सस्ता है कॉपर। कॉपर और गोल्ड दोनों लगभग मतलब करा जा सकता है, नकली सोना बनाने के लिए कॉपर ही यूज करता है। ठीक है, सो व्हाट इज हियर, कॉपर सस्ता क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा अवेलेबल है। सो व्हाट इज हियर कि हमारा जो कोर्स है वो करके प्रीमियम क्यों है? क्योंकि सब पास नहीं हो रहा है, और सबको पास होना भी नहीं चाहिए। अगर सब पास होने लगे तो हमारे कोर्स की वैल्यू कुछ नहीं बचेगी, तो फिर इस कोर्स को करने का कोई मतलब भी नहीं बचेगा। इज इट क्लियर? सो क्या है, दोनों चीजें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और साथ में प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक एग्जाम नहीं हो पाएगा। एंड प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करके आते हैं एग्जाम में, तो हमारे को घर पहुंचते ही दिखाई दे, अरे यहाँ पे तो ये गलती से ये लिखी आया, एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, देन फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे होगी? आफ्टर आई विल कंप्लीट एवरी चैप्टर, जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद में उसका एक टेस्ट होगा। टेस्ट कंपलसरी है, क्लास भले ही एक दिन 2 दिन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि क्या है, जब तक एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाती। वो एग्जाम का मेंटालिटी अभी से आनी चाहिए। वो एग्जाम वाली मेंटालिटी नहीं डेवलप होगी तो हमारे को एग्जाम में सक्सेस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद में रिवीजन। एंड व्हाट आई डू नॉर्मली कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन या उससे एक दिन पहले वो जो चैप्टर हमने 10 दिन 15 दिन लगा के जो चैप्टर पढ़ा उसको हम 3 से 4 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, पूरा चैप्टर। ठीक है, सो वो रिवीजन वाला जो प्रोसेस है दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या है, सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट एग्जाम के पहले वो सारा रिवाइज नहीं कर पाया। आता सब था बट रिवीजन नहीं हो पाया।
एंड बिकॉज रिवीजन नहीं हो पाया इसलिए एग्जाम में वो फॉर्मूला याद तो आ रहा था बट कहीं तो कुछ तो भी एक चीज मिस हो गई। और वो मिस हो गया तो फॉर्मूला गलत हो गया, फॉर्मूला गलत हुआ तो पूरा का पूरा आंसर गलत हुआ, और वो तुम्हारे को 8 मार्क्स 8 मार्क्स 10 मार्क्स जो मिलने थे वो 0 हो गए। ठीक है। एक बहुत छोटी सी चीज है जो लगभग सबके साथ होता है, जो चीज हम रिवाइज करके नहीं गए, वो जो क्वेश्चन रिवाइज, जो टॉपिक रिवाइज नहीं किया, वही एग्जाम में आ गया। ठीक है। सो रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा, एंड जब हम पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में भी आई विल टेक 2 to 3 टेस्ट फुल सिलेबस के। ठीक है। सो जहां जहां जितना हमारा सिलेबस होता जाएगा हम उतने के टेस्ट करते जाएंगे। ठीक है। टेस्ट दो भले ही फेल हो जाओ। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट दे के तभी समझ में आता है कि एक्चुअल में हम कितने पानी में खड़े हैं। जब तक तुम पानी में उतरोगे नहीं तब तक तुम्हारे को अंदाजा नहीं लगेगा कि पानी है कितना, वो तुम उसमें तैर पाओगे कि नहीं तैर पाओगे। ठीक है। अभी कूदे, देखा पानी ज्यादा है, बाहर निकल गया है, थोड़ी और प्रैक्टिस करी फिर वापस कूदे, तब फिर अगली बार हो सकता है, दूसरी बार, तीसरी बार, रादर देन गिविंग सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, उससे बेटर है कि हम यहीं पे ही प्रैक्टिस करके जाए। ठीक है। देन सो अब इसमें ये हमारा जो टीचिंग सीक्वेंस जो मेरा रहेगा, सो बेसिक रिवीजन ऑफ बेसिक्स। सो अभी तो व्हाट आई विल बी डूइंग, जो मैंने बेसिक के रिवीजन के जो लेक्चर्स लिए मैं उस वो तुम्हारे को दे दूंगा। ठीक है। मैं एक बार गो थ्रू कर लो, जो हमारा इंटरमीडिएट का एफएम था उसी का बेसिक का रिवीजन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें 3 लेक्चर्स हैं। वो एक बार रिवाइज कर लोगे तो उसमें आगे हेल्प होगी। देन फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का चैप्टर आएगा। ठीक है। देन फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इंटरलिंक्ड है। जैसे शेयर का वैल्यूएशन हो रहा लगभग वैसा ही हमारा कंपनी का वैल्यूएशन करोगे तभी शेयर का वैल्यूएशन होगा। देन फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, देयर आफ्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, दोनों एक साथ करेंगे हम। ठीक है। हमारे सिलेबस में सिक्योरिटी एनालिसिस अलग है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलग है, बट वी विल बी डूइंग इट कंबाइंड। देन इसके बाद में म्यूचुअल फंड्स, देन डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, देन उसके बाद में यहाँ पे ही थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट हम कर लेंगे या फिर उसको आगे पीछे वो देख उसमें वो हो जाएगा। देन फिर फॉरेक्स आ गया हमारा, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेपरेट चैप्टर्स हैं, सो हम अलग अलग ही चैप्टर्स में उसको करेंगे। देन फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग, देयर आफ्टर बॉन्ड वैल्यूएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। लोग हमारा जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हमारा वहां पे बॉन्ड वैल्यूएशन भी था, बट हम बॉन्ड वैल्यूएशन यहाँ पढ़ेंगे और इसके साथ में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन एंड जो हमारी रिमेनिंग थ्योरी है। ठीक है। सो जहां तक कोई डाउट या क्वेश्चन? ठीक है। सो बाकी तुमने पहले तो एक बार किया तो हुआ ही है, अगर डेरिवेटिव से भी डायरेक्ट शुरू हुआ तो तुम्हारे को ऐसा कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। एंड जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं जितना हो गया है बेसिक्स, और बेसिक्स तो मैं आज ही तुम्हारे को मेरे को मेल आईडी शेयर कर दो, तो वो जो बेसिक्स वाले लेक्चर्स हैं वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि क्या है ना कि वो छोटी छोटी चीजें हैं। अभी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला एकदम से ध्यान नहीं आया, एक ये सब लगने वाले हैं हमारे को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिविडेंड पॉलिसी की कुछ चीजें हैं, मॉडिग्लियानी मिलर थ्योरी है, वॉल्टर्स थ्योरी है, ये सब चीजें एकदम से अभी क्या हो जाता है, टाइम गैप होने की वजह से वो एकदम से रिकॉल नहीं हुए, नहीं होंगे, होंगे भी नहीं एकदम से। ठीक है।
सो वो सारे के सारे लेक्चर्स एक बार वो देख लेना। हाँ, एक चीज है कि टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाइम मैनेज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। लुक, अगर जॉब है, ठीक है, जॉब है तो उसके साथ में भी टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर होगा तो हम एडजस्ट करेंगे। लोग कैसा है, मंडे टू फ्राइडे तो इवनिंग में ही रहेगा। 6:30 पे नॉर्मली हम प्लान करते हैं कि स्टार्ट करेंगे। अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता है तो भी एडजस्ट, तो उसको क्या करता है, बाद का टाइम बढ़ाता हूँ मैं। मतलब अगर 6:30 से शुरू किया है तो 9 o'clock 9:15 पे खत्म करते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट अगर 6:45 या 7 o'clock से स्टार्ट किया, सो फिर उसमें ब्रेक के बाद मतलब एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेके 10 बजे तक भी जाता है, ठीक है। उसके बाद होमवर्क भी रहेगा, और नेक्स्ट डे अगर ऑफिस है तो तुम्हारे को होमवर्क जो है रात में ही कंप्लीट करके सोना पड़ेगा। अगले दिन तुम्हारा होमवर्क हो नहीं पाएगा। होमवर्क नहीं होगा ना, तो मैं तो पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा, तुम नहीं बढ़ पाओगे उसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वो है कि कैमरेज ऑन रखने हैं, क्योंकि मेरे को ना चेहरे देख के समझ में आता है कि किसको समझ रहा है किसको नहीं समझ रहा है, ठीक है। सो मैं फिर जिसके शक्ल पे दिखाई देता है कि अभी नहीं समझा, तो मैं उससे फिर वापस से क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। हम्म, और अपना रेगुलर क्लासरूम से अभी यू विल फाइंड इट मोर इफेक्टिव, ठीक है। एक तो क्या है कि क्लैरिटी बेटर है, जो हम देख रहे हैं वो क्योंकि अभी क्या है वो सब मैं टैब पे लिख के करूंगा। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड की जगह टैब पे होगा,